गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीधा और प्रतिलोम समानुपात चैप्टर 13 जो है वो कर रहे हैं। तो उसमें हमने अभी तक ये जान लिया है कि सीधा समानुपात क्या होता है और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। इसके अलावा जब कोई दो आंकड़े सीधे समानुपात में होते हैं या अनुक्रमानुपाती होते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है। मैं अपनी नोटबुक में आपको दिखाता हूँ। जब कोई दो आंकड़े, मान लो x और y की बात हो रही है, x और y, अगर ये दोनों अनुक्रमानुपाती हैं, अनुक्रमानुपाती हैं, अनुक्रमानुपाती को हम सीधा समानुपात भी कहते हैं, प्रत्यक्ष समानुपात भी कहते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी हो, उसका सीधा सा एक ही अर्थ है कि वे सीधे समानुपात में हैं। और जब x और y अनुक्रमानुपाती होते हैं तो x की वैल्यू यदि मैं x1 लूं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर y की वैल्यू y1 आए तो x1 बटा y1 हमेशा बराबर होता है x2 बटा y2। कहने का तात्पर्य ये है कि जब x और y दोनों ही अनुक्रमानुपाती हैं तो इन दोनों का रेशियो यानी कि x अपॉन y हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आता है। तो ये फॉर्मूला है जब दो आंकड़े हमारे पास किस में हो, अनुक्रमानुपाती हो या सीधे समानुपात में हो या प्रत्यक्ष समानुपात में हो। अब इसी फार्मूले के सहारा लेके हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 3 प्रश्न हमने कल कर लिए थे, तो प्रश्न नंबर 4 हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में क्या है आपके पास? प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ है कि किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में, ये यहाँ पे बुक में आइए, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। वो मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? तो यहाँ पे हमारे पास जो दो आंकड़े दिए हुए हैं वो हैं बोतलें और उनको भरने में लिया गया समय। तो यहाँ पे लिखा है एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें भरती है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, मान लो भरी गई बोतलों की संख्या, इसको हम मान लेंगे x, तथा बोतलों को भरने में लिया गया समय, या सीधे लिख देता हूं, उन्हें भरने में लिया गया समय बराबर है y। अब क्योंकि आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि यदि बोतलें कोई मशीन ज्यादा भरेगी तो उसके लिए ज्यादा समय लगेगा, इसका मतलब ये दोनों ही आंकड़े जो हैं वो प्रत्यक्ष अनुपात में हैं या अनुक्रमानुपाती हैं। तो इसको हम लिख देंगे कि क्योंकि बोतलों की संख्या और उन्हें भरने में लिया गया समय प्रत्यक्ष समानुपात में है। इसलिए फार्मूला क्या बताया था, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, यानी कि x1 और y1 का अनुपात जो है वो x2 और y2 के अनुपात के बराबर आएगा। तो अब यहाँ पे मैं प्रश्न के अनुसार मैं वैल्यू भर रहा हूं। प्रश्नानुसार x1 यानी कि अगर पहली स्थिति में बोतलों की संख्या कितनी दी हुई है, इन्होंने लिखा हुआ है 840 बोतलें, यानी कि x1 की जगह लिख दिया 840 अपॉन y1, उसको भरने में कितना समय लिया है 6 घंटे,
तो वो बराबर होगा कितनी बोतलें यहाँ पे 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी। तो बोतलों की संख्या नहीं दी है तो उसको x2 रहने देता हूँ और उसको भरने में जो समय लिया गया वो है 5 घंटे। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे बज्र गुणा का सहारा लूंगा, इसको इस तरफ ले आता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 840 गुणा 5/6 बराबर है x2। अब यहाँ से इसको काटने की कोशिश करते हैं। 6 से मेरे ख्याल से कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 2 बच गया, 6 चौक 24, 0 का 6 0 0। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 5 से गुणा कर देता हूँ इसको। 5 140 गुणा 5, 5 0 0, 5 चौके 20, 8 लगी 2, 5 एकम 5 2 7 इज इक्वल टू x2। इसको अब मैं सीधा कर सकता हूँ। दिस इंप्लाइज x2 इज इक्वल टू 700। अतः जो हमसे प्रश्न पूछा है, अतः मशीन द्वारा पांच घंटे में, थोड़ा सा इसको नीचे रख लेता हूं मैं, 5 घंटे में भरी गई बोतलों की संख्या बराबर है 700। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। ये आप देख सकते हैं यहां से। अब हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में भी इसी प्रकार से हमने जो आंकड़े हमें दिए हैं उसको हमने x और y मानना है। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं यहाँ पे बुक में। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुणा आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। ये चित्र दिखाया गया है इन्होंने। फिर आगे बोला हुआ है कि इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है। यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुणा आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। अब देखो यहाँ पे जो दो आंकड़े जिसकी हमने तुलना करनी है वो है आवर्धित, जितने गुणा आवर्धित किया और उसकी जितनी लंबाई हुई, यानी कि आवर्धन और लंबाई, ये दोनों आंकड़े हमारे पास हैं। अब जाहिर सी बात है, यदि आवर्धन को बढ़ाऊंगा यानी कि 50,000 गुणे से अगर 20,000 गुणा कम कर दूंगा तो उसकी लंबाई भी कम हो जाएगी। जितना बड़ा मैं उसको करके देखूंगा उतना ही बड़ा वो हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों ही किस अनुपात में है, ये प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो प्रत्यक्ष अनुपात में है तो उनमें फार्मूला फिर से वही अप्लाई होगा, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। जहां पे x क्या लिया हमने, आवर्धन को, और y लिया हमने लंबाई को। अब प्रश्न में क्या बोला हुआ है, प्रश्न में बोला हुआ है यदि हम x1 लेंगे 50,000 तो y1 लेना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर, और वास्तविक लंबाई पूछी हुई है। इसका मतलब वास्तविक लंबाई के लिए आवर्धन क्या हुआ, 1 गुणा, यानी कि आवर्धन हमने किया ही नहीं, जो है वही रहा। इसका मतलब एक आवर्धन लेंगे तो उस स्थिति में हमने लंबाई ज्ञात करनी है, क्या हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या फार्मूला बनेगा, 50,000/5 बराबर है 1/y2, क्योंकि y2 हमने लंबाई वो ज्ञात करनी है। एक फार्मूला यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसके दूसरे पार्ट में चलेंगे जहां पे हमें बोला हुआ है कि यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुणा आवर्धित किया गया, यानी कि अब यहाँ पे x3 वैल्यू दी हुई है 20,000, तो उसके लिए y3 क्या होगी वो निकालना है। फार्मूला वही रहेगा। तो आइए फटाफट से इसको देखते हैं किस प्रकार से ये करना है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में बोला हुआ है एक बैक्टीरिया, तो हम मान लेंगे, मान लो आवर्धन बराबर है x तथा लंबाई
बराबर है y। अब लिखेंगे क्योंकि x तथा y प्रत्यक्ष समानुपात में हैं, इसलिए x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब क्योंकि यहाँ पे तीसरा आंकड़ा भी है तो यहाँ पे x3 अपॉन y3 भी ले लेते हैं। अब लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में पहले हम x1 और y1 को लिख लेते हैं। यदि x1 इन्होंने दिया है 50,000, यानी कि आवर्धन अगर 50,000 है, तो y1 कितना बताया इन्होंने 5 सेंटीमीटर। और यदि x1 हम 1 लेते हैं, यानी कि आवर्धन नहीं लेते हैं, तो y2 की वैल्यू, सॉरी x2 होगा यहाँ पे, तो y2 की वैल्यू हमने ज्ञात करनी है। और इसी प्रकार से यदि x3 हमने 20,000 गुणा लेना है आवर्धन, तो उसके लिए हमने फिर से y3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 1 बाय 1 लेके चलता हूं मैं। x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इम्प्लाइज, यहां से मिल रहा है x1 लिख दिया 50,000 बटा y1 उसके लिए है 5 और x2 है 1, तो y2 हमने ज्ञात करना है। और यहां से इसको मैं इधर ले आया और इसको उठा के इधर ले आया, वज्रगुणा कर दी। दिस इम्प्लाइज y2 इज इक्वल टू 5 आ गया ऊपर और नीचे चला गया 50,000। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 4 जीरो की 4 जीरो, तो ये आ गया 1 बटा 1,000 10,000 सॉरी सेंटीमीटर y2 की वैल्यू। क्लियर हुई बात ये? क्योंकि हमने जो y1 था हमारा वो भी सेंटीमीटर में था, इसलिए ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, जहां पे हमने तथा, अब दूसरा हमारे पास था जब हमने क्या लेना था, x2, इसको ले लेते हैं, x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3। तो वैल्यू भर देते हैं यहाँ पे, या x2 की जगह x1 ही ले लेते हैं, क्योंकि x2 तो हमें y2 की वैल्यू थोड़ा सा इस तरह से लेनी पड़ेगी, तो हम सिंपल कर देते हैं इसको, x1 और y1 ही ले लेते हैं। x1 की वैल्यू आ गई 50,000 बटा y1 की वैल्यू ली हुई है 5 और x3 की वैल्यू हमें दी हुई है 20,000 और y3 की वैल्यू हमने निकालनी है। फिर से वज्रगुणा करेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा y3 इज इक्वल टू 20,000 गुणा 5 बटा 50,000। अब ये इससे काटेंगे, 5 एकम 5 और 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 2 एकम 2 सेंटीमीटर। y3 की वैल्यू, तो लास्ट में जो प्रश्न हमसे पूछा है वो हम लिख देते हैं उत्तर के रूप में, अतः बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई, एक मिनट थोड़ा सा इस तरफ रखता हूं, बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई इज इक्वल टू, वास्तविक लंबाई के लिए हमने क्या माना था, y2, और y2 की वैल्यू हुई है 1 अपॉन 10,000। इसको मैं लिख देता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.0001 सेंटीमीटर। और दूसरा था इनका कि 2000 गुणा आवर्धित करने पर लंबाई है ना, तो लिख दो 20,000 गुना आवर्धित करने पर लंबाई बराबर है 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये चौथा प्रश्न हमारा हो गया।
तो इसी प्रकार से इसके जो बाकी प्रश्न हैं, जैसे पांचवा प्रश्न हो गया हमारा। इसी प्रकार से इसके जो ये देखिए यहाँ पे बुक में ये जो छठा प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, नौवां प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, ठीक इसी प्रकार से होने हैं। ठीक है, जैसे ये देखो पांचवें प्रश्न में क्या बोला हुआ है, जहाज का मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यानी कि अब किसका हो रहा है, मॉडल में मस्तूल की लंबाई, ऊंचाई और वास्तविक जहाज में मस्तूल की ऊंचाई। तो क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, ये प्रत्यक्ष अनुपात में होंगे, क्योंकि मॉडल किसका बन रहा है, वास्तविक जहाज का ही बन रहा है। तो जितना ऊंचा वास्तविकता में उसका मस्तूल होगा उतना ही उसके मॉडल में उसको ऊंचा बनाना पड़ेगा। तो ये क्रमानुपाती हैं या प्रत्यक्ष समानुपात में है, इसलिए x1 बटा y1 इज इक्वल टू x2 बटा y2 वाला फार्मूला इसमें भी लगेगा। सेम इसमें देखिए क्या बोल रहा है, 2 किलोग्राम चीनी में 9 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल, यानी कि जितनी ज्यादा चीनी होगी उतने क्रिस्टल ज्यादा होंगे। तो ये भी किसमें है, प्रत्यक्ष अनुपात में है, फिर से फार्मूला वही लगेगा। अगला देखिए, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वो उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72, देखो फिर से वही 1 सेंटीमीटर को 18 किलोमीटर, अगर मैं 2 सेंटीमीटर लूंगा तो ये किलोमीटर डबल हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने इसमें ये पैमाना प्रयोग में किया हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी, मानचित्र में दूरी तथा वास्तविक दूरी दोनों ही कैसे हैं, ये प्रत्यक्ष अनुपात में है, प्रत्यक्ष समानुपात में है, या अनुक्रमानुपाती है, सीधा समानुपात में है। तो तीनों में से कुछ भी लिख दें, लेकिन फॉर्मूला वही चलेगा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब नेक्स्ट देखिए 9वां प्रश्न, इसमें भी क्या बोला हुआ है, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई इतना है। तो जितना लंबा खंबा बनेगा उतनी छाया लंबी बनेगी। तो दोनों किसमें हो गई, ये प्रत्यक्ष अनुपात में हो गई। तो प्रत्यक्ष अनुपात में होने के कारण क्या होगा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। फिर यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे इसको x1 ले लिया, इसको y1 ले लिया, तो दूसरे केस में इसको अगर x2 लिया तो y2 हमने ज्ञात करना है। जबकि इस केस में छाया की लंबाई दी है, यानी कि y3 दिया हुआ है, x3 निकालना है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमने करने हैं, सेम वही फॉर्मूला चलना है, एक ही फॉर्मूले से सारे के सारे प्रश्न होने हैं, इसलिए मैं बाकी प्रश्न नहीं कर रहा हूं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 10, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। जाहिर सी बात है कि अगर ये समान चाल से चल रहा है तो अगर समय बढ़ाता हूं तो उसकी दूरी भी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा चलेगा। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हुए, समानुपात, प्रत्यक्ष समानुपात में हुए या अनुक्रमानुपाती हुए। तो इसमें भी वही फार्मूला चलेगा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का जो हमने कार्य किया वो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है या कोई समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या नीचे कमेंट में अपने कमेंट लिख के दें, हम उसको अगली नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।